नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड का नया प्रोग्राम देख रहे हैं आप, जिसका नाम है जुर्म की दास्तां। हम ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको उत्तराखंड में जो जघन्य अपराध हो चुके हैं या हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाए। तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में घटित हुए ऐसे जघन्य अपराध की जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो इस कहानी की शुरुआत हुई 1992 में। इस कहानी में जो लड़का है राजेश और लड़की है अनुपमा, इन दोनों में प्यार हुआ। 1992 की बात है, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और 1994 में अनुपमा ने अपने घर वालों से छुपकर राजेश से शादी भी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों के अफेयर के बारे में और शादी के संबंध के बारे में कहीं ना कहीं अनुपमा के घर वालों को पता चल गया और अनुपमा के घर वालों ने धूमधाम से 1999 में इन दोनों की शादी करा दी। दोनों बेहद ही खुश रहने लगे, दोनों का परिवार बढ़ा और दोनों के जुड़वा बच्चे हुए। उसके बाद जो राजेश था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बता दें कि अनुपमा भी पढ़ी लिखी थी। राजेश की तरक्की होती गई और वो अपनी तरक्की में शुमार होकर अमेरिका तक पहुंच गया। वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में सेटल हो गया और हंसी खुशी वहां पर रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जब कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वो वापस से हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आने के बाद वो दोनों दिल्ली से थे, लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद वो देहरादून शिफ्ट हुए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उन्होंने किराए का घर ले लिया, जहां पर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इसी बीच उनके बीच झगड़े बढ़ते चले गए। समय के साथ साथ उनके बीच एक दीवार खड़ी हो गई, जो कहीं ना कहीं इतनी बढ़ गई कि आगे जाके उसने एक अपराध का रूप ले लिया। लेकिन अपराध का रूप लेने से पहले भी इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ घट रहा था। ये अपराध होने से पहले राजेश का एक दिन अनुपमा के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अनुपमा ने कोर्ट में ये कहा कि वो अपने पति से तंग आ चुकी है और बढ़ते झगड़े उनके जीवन का काल बनते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया कि राजेश को अपनी पत्नी अनुपमा को 20,000 रुपये महीने के देने होंगे, ताकि वो अपनी जिंदगी को आराम से चला सके और अपने खर्चे पूरे कर सके। यही होता रहा। हर महीने 20,000 रुपये राजेश अपनी पत्नी को देता रहा और उसका खर्चा कहीं ना कहीं चलता रहा। लेकिन ये जो राशि थी अनुपमा के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ समय बाद झगड़ा और बढ़ गया। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि अपराध की तरफ इन दोनों के कदम कहीं ना कहीं चल पड़े, या मैं कहूं कि राजेश के कदम कहीं ना कहीं अपराध की तरफ बढ़ने लगे। ये बात है 2010 की। 17 अक्टूबर को इन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पे आ गई। राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा पर हाथ उठा दिया और जैसे ही उसने धक्का दिया, अनुपमा बेड की साइड में गिरी, जिससे कि उसके सर में बेड का कोना लग गया। बेड का कोना लगने से वो बेहोश हो गई, जिसके बाद राजेश घबरा गया। राजेश इतना घबरा चुका था कि उसे ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पहले तो उसने सोचा कि वो मर चुकी है, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि अनुपमा की सांसें कहीं ना कहीं अभी चल रही हैं। लेकिन उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको जिंदा छोड़ दूंगा तो ये सारी चीजें फिर से शुरू हो जाएंगी। फिर से वही लड़ाई, वही झगड़े, बच्चों पर गलत तरीके का इंप्रेशन पड़ना, फिर से वही माहौल घर में बन जाना, ये सब उसे ठीक नहीं लगा। तो उसने कॉटन के कुछ हिस्से लिए और अपनी पत्नी की नाक और मुंह में डालकर उसे बंद कर दिया, ताकि उसकी बीवी सांस ना ले सके। और कुछ देर बाद दम घुटने से उसकी बीवी की मौत हो जाती है। दोनों की लव स्टोरी अब हेट स्टोरी में बदल गई थी। राजेश ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था और उसे छुपाकर बाथरूम में रख दिया था। अब वो डरा हुआ था कि वो कैसे उसकी लाश को छुपा सके ताकि वो बच सके। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। एक दिन सच्चाई तो सामने आनी ही थी। अब बात करें जब अनुपमा एकदम से गायब हुई, क्योंकि बाहर वालों को ये लग रहा था कि वो कहीं चली गई है, अचानक से गायब हो गई है। उनको क्या पता कि उनके घर की चार दीवारी के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आने वाले समय में सबकी रूहें कांप जाएंगी।
जब अनुपमा के घर वाले फोन करते थे, उसके माँ बाप उसके फोन पर फोन करते थे तो फोन कोई रिसीव नहीं करता था। अच्छा, एक बात और थी, ताकि किसी को पता ना चले, राजेश अपनी बीवी का ईमेल और फोन कभी कभी यूज कर लिया करता था ताकि लोगों को लगे कि अभी उसकी बीवी जिंदा है। लेकिन जब अनुपमा के घर वालों की बात अनुपमा से नहीं हो पाई तो वो कहीं ना कहीं घबरा रहे थे, जिसके बाद राजेश ने उनसे बातचीत की और कहा कि वो लड़ाई में कहीं चली गई है और वो उसको भी नहीं पता कि कहाँ गई है। कुछ समय बाद जब वो लौटेगी तो वो उसकी बात उन लोगों से करा देगा। 57 दिनों के बाद जब अनुपमा के अपने घर वालों से बात नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा ने उसके भाई को उसके घर भेजा। जब उसका भाई उसके घर पर पहुंचा तो वहां राजेश ने दरवाज़ा खोला और उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया कि वो घर के अंदर ना आ सके। अनुपमा के भाई को ये बात कुछ खटकी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब उसने देखा कि ये तो घर में आने ही नहीं दे रहे हैं तो वहां से उसको शक ये उसके दिमाग में पैदा होना शुरू हो गया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जिसके बाद अनुपमा का भाई प्रधान पुलिस के पास मदद मांगने के लिए गया और उसने कहा कि उसकी बहन लापता हो गई है और उसके जो जीजा है राजेश, उसकी बहन के पति, वो कुछ नहीं बता रहे हैं कि अनुपमा कहाँ है। उनसे जब भी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि वो कहीं चली गई है, लेकिन खुलकर कोई बात सामने नहीं आ रही है। बता दें कि कुछ समय बाद जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो जाकर देखा कि अंदर अनुपमा मौजूद नहीं थी। राजेश के दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। राजेश काफी घबरा गया था, लेकिन जब अंदर पुलिस पहुंची तो अंदर अनुपमा कहीं नहीं दिखाई दी। पूरे घर की तलाशी ली गई। उसके बाद एक पुलिस वाले की नजर वहां रखे डीप फ्रीज पर पड़ी। जब डीप फ्रीज पर नजर पड़ी तो ये दिमाग में खटका कि घर में तो डीप फ्रीज का कोई ऐसा काम नहीं होता है, तो आखिर राजेश ने अपने घर में ये डीप फ्रीज रखा क्यों है। उसके बाद पुलिस उस डीप फ्रीज के पास जाती है और जैसे ही डीप फ्रीज को खोलती है तो देखती है कि वहां बहुत सारे काले रंग की पन्नियां पड़ी हुई हैं जिसमें कुछ बंधा हुआ रखा है कि उन पन्नियों में था इंसानी मांस। राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा के 70 टुकड़े करके डीप फ्रीज में रख दिए थे और कुछ टुकड़ों को जगह जगह जाकर फेंक दिया था। जब पुलिस देखती है तो पुलिस हैरान रह जाती है कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है क्या कोई पति अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मार सकता है। 70 टुकड़े कर उसने अपनी बीवी को डीप फ्रीज में बंद कर दिया, जिसके बाद सब हैरान रह गए। उसके बाद उन टुकड़ों को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद जब कुछ समय बाद पन्नी खोलकर देखा गया तो वो सच में इंसानी मांस ही था। पुलिस चौंक गई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई राजेश की, एक ऐसे अपराधी की जिसने ऐसा जुर्म किया जिसके बारे में सोचकर भी शर्म आ जाती है और गुस्सा भी आता है। इस जघन्य अपराध का खुलासा होने के बाद राजेश को उम्र कैद की सजा हो गई और आज भी वो जेल में कहीं ना कहीं सड़ रहा है। तो इस अपराध के खुलासे के बाद राजेश को उम्र कैद की सजा हो गई और 15 लाख तक का जुर्माना कोर्ट ने राजेश पर लगा दिया। तो ये थी हमारी पहली जुर्म की दास्तां। ऐसे ही जुर्म की दास्तां को देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे जुर्म की सज़ा क्या हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि कोई जुर्म की दास्तां आप हमें बताना चाहते हैं जिसको हम अपने माध्यम से चैनल पर बताएं तो वो भी ज़रूर लिखिए। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी जुर्म की दास्तां के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।